हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र में 2001 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार जो था वो 19 से 21% था। कितना था? 19 से 21% था। तो चलिए चलते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के रूप में हमें मिले हैं, जैसे कि खनिज हो गए, नगर हो गए, एवं नदियाँ हो गई इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या है, प्राकृतिक रूप से मिला है। लेकिन जैसे किसी नगर की बात आती है तो नगर को हम लोग खुद से बसाते हैं। तो जैसे कि क्या होगा, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नगर। क्या कहेंगे कि नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसको क्योंकि मानव द्वारा बसाया जाता है। लेकिन अगर वन की बात करें, नदियाँ की बात करें या खनिज की बात करें, ये सारे संसाधन जो हैं प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस संसाधन का वर्ग में शामिल है। तो हम लोग ये समझते हैं कि लौह अयस्क जो है ऐसा संसाधन होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अगर जब बहुत ज़्यादा उपयोग करते रहें तो एक वक्त में क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो वो संसाधन जो एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसा कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, नवीकरण नहीं दिया, नवीकरण संसाधन उसको बोलते हैं वो संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी। ये संसाधन कभी हमें ख़त्म नहीं हो सकते हैं। और अजैव संसाधन उसे कहते हैं वो संसाधन जो क्या हुए, जीवित नहीं है, जैव और अजैव संसाधन। और तीसरे होते हैं अनवीकरण। तो अनवीकरण संसाधन वो संसाधन होंगे जो क्या होंगे, एक वक्त में क्या होने खत्म हो सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। मानवकृत मतलब मानव द्वारा निर्मित कोई संसाधन, उससे हम मानव निर्मित संसाधन के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वो ऊर्जा मानव निर्मित नहीं होता है। तो वो ऊर्जा, और दूसरी ये होती है कि वो कुदरती प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक के साथ साथ वो कह सकते हैं क्या है, वो नवीकरणीय संसाधन के रूप में उसे हम लोग जान सकते हैं। क्या होंगे, नवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। तो ये भी नहीं होगा, मानवकृत भी नहीं होगा, जैव भी नहीं होगा और अजैव भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो ज्वारीय ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ये कुदरती है, प्राकृतिक है, और ये क्या होते हैं, क्या है, पुनः उसके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या होगा, पुनः प्राप्ति योग्य कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन इसे हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होगा, यह पुनः पूर्ति योग्य या पुनः पूर्ति योग्य, या हम लोग कह सकते हैं यह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इधर क्लियर। तो हम लोग चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, हम लोग कह सकते हैं खनिज तेल है। सौर ऊर्जा का तो भंडार सीमित नहीं है कि सौर ऊर्जा मतलब ऐसा है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। पवन ऊर्जा भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जल वाले ऊर्जा भी हम लोग ख़त्म नहीं हो सकता है। तो खनिज ऊर्जा क्या है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है इत्यादि क्या हो सकते हैं, यह अनवीकरणीय संसाधन है जो कि एक वक्त में ख़त्म हो सकता है। क्या हो सकता है, जो कि, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अनवीकरणीय भी कहेंगे। और ये क्या हो सकता है, ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे क्या आएंगे, तेल, कौन सा तेल, पेट्रोल, डीजल,
या अगर हम लोग कहें कोयला इत्यादि क्या, जो कि एक वक्त में ख़त्म हो जाएगी। प्राकृतिक में संसाधन है लेकिन इसका भंडार क्या है, सीमित है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। तो क्या होगा, एक तरह के खनिज तेल क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन जो इसका भंडार सीमित है। क्लियर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है कि हम अधिक सिंचाई कर देते हैं। तो पंजाब में जो भूमि के निम्नीकरण का मेन कारण निकला है उसका कारण ये है अधिक सिंचाई। क्या होगा, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या है, भूमि निम्नीकरण देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि बेसिकली हम लोग ये बात कहते हैं कि सोपानी कृषि जो होती है वो हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। किस राज्य में, हरियाणा में देखने को मिलती है। और इस कृषि वैसे कृषि होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। किस क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। और या कह सकते हैं कि हम लोग उत्तराखंड वाले जगह या फिर कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जगह। तो ऐसे जगह में क्या होंगे हम मुझे कि सीढ़ी नुमा खेतों में बनाकर, सीढ़ी नुमा बना करके हमको क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। इसे सीढ़ीदार खेती भी हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन है क्या, हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। तो क्या होगा यहाँ पर सबसे सटीक जो है ऑब्जेक्टिव आंसर लग रहा है, क्या लग रहा है इसका, उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है ये देखने को मिलता है। ठीक है। इसको हम लोग सोपानी कृषि या फिर सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि के नाम से जानते हैं। सीढ़ी नुमा खेती के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेगूर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होंगे, रेगूर मृदा। क्या होगा, रेगूर मिट्टी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बेसिकली ये मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए, कपास खेती के लिए मिट्टी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बलुई मिट्टी, इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बलुई मिट्टी की बात करें तो इसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वृहद क्षेत्र। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल की उपस्थिति पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, नील ग्रह या फिर नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में बेसिकली 7 से 8% भौगोलिक वन क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग अगर एग्जैक्ट की बात करें तो बिहार में 7.8 कितना 7.8% वन का विस्तार देखने को मिलता है। और जिसको जो हमारा जिसका आसपास है, इसका आसपास क्या है, इसमें लिखा हुआ 7%। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर 7%। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार होगा, ये सबसे अधिक विस्तार अगर की बात करें, सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार देखने को मिलता है भारत के राज्य में। ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को क्या कहा था, मंदिर कहा था। क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो हम लोग ये बात पढ़े हैं राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थलीय है। तो ये कह सकते हैं राजस्थान को मरुस्थलीय मृदा में देखने को मिलता है। तो क्या इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राजस्थान। ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन क्या है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो कई सारे कमीशंस आए जिन्होंने क्या कहे कि जो कंप्रीहेंशन वाला मतलब कंटिन्यूस जो पोषण होता है वो बच्चों को नहीं मिलता है, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का उसकी आपूर्ति के अनुसार उसका उपयोग करना ही हम लोग कह सकते हैं उसकी क्या कहते हैं,
सतत पोषण या अवधारणा कहते हैं। ठीक है, इसको समस्या का समाधान क्या है? ब्रुनलैंड आयोग, एक आयोग आया था, ब्रुनलैंड आयोग ने क्या था, तो उसको क्या 1987 ईस्वी में हम लोग कहते हैं कि 1987 ईस्वी में एक आयोग आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुनलैंड आयोग के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा इसका? ब्रुनलैंड कहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्रुनलैंड आयोग ने कहा था कि पर्यावरण संसाधनों को उनकी आपूर्ति के अनुसार, क्या उनकी आपूर्ति के अनुसार उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग जानते हैं कोयला एक ऐसा संसाधन है जो एक वक्त में ख़त्म हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोयला एक प्राकृतिक के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल, कितना? 200 नॉटिकल माइल ही क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 200 नॉटिकल माइल क्या कहलाता है? सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने क्षेत्र किलोमीटर तक हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि इसकी जो राष्ट्र संपदा की निहित होती है ये 12 से 13 किलोमीटर के बीच होती है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर ये बात भी कह सकते हैं कि 12 समुद्री मील कह सकते हैं, किलोमीटर नहीं है। 12.2 क्या होंगे? समुद्री मील होंगे, या फिर इसका मील की बात करते हैं, कितना? 12.2 मील होंगे, जो कि एग्जैक्ट 22 किलोमीटर क्या होता है? कितना होता है? 22 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, या फिर कहें कि 20 किलोमीटर भी कह सकते हैं, अगर कहीं 20 किलोमीटर दिया हो तो आंसर वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 12.2 क्या होगा? समुद्री मील। क्या होगा? नॉटिकल माइल, या कहेंगे समुद्री मील। ठीक है, क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग जानते हैं जो लौह अयस्क होते हैं ये क्या होते हैं? एक वक्त में ख़त्म हो सकता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन के रूप में देखते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? हम लोग जानते हैं पवन ऊर्जा क्या होगा? एक तरह का नवीकरण संसाधन होगा। क्या होगा? एक तरह का नवीकरणीय संसाधन होगा जो जल्दी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है जो प्रवाह होता है, मतलब जो बहता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है? तो हम लोग जानते हैं कि नदी भी है, और क्या है? वन भी, पवन, या तो वन लिखा, अगर पवन होता, पवन भी क्या हो सकता था? प्रवाहनीय संसाधन कह सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रवाह होने वाला संसाधन कौन सा है? नदी। ठीक है, नदी या पवन, इस क्या होगा? प्रवाहनीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा? क्या हो सकता है? यहाँ बात क्वेश्चन ऑप्शन से है जल तो नवीकरण संसाधन है, पवन भी नवीकरण संसाधन है, वन भी नवीकरण संसाधन है। लेकिन यहाँ खनिज की बात करते हैं तो खनिज क्या होता है? खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इसलिए क्या होगा? खनिज जो होती है बहुत ही कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों कीमती है? क्योंकि इसका उपयोग हम लोग अपनी डेली आवश्यकताओं की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा हमको उपयोग होता है। जैसे कि कोयला का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग होता है, केरोसिन का उपयोग होता है। ये सारा अनवीकरण संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खनिज जो होती है बहुत ही कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इन ऑप्शंस जो दिया है कि मतलब प्राकृतिक संसाधन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरण संसाधन जिसका भंडार सीमित है। तो इसके ऑप्शंस हैं समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। अगर हम लोग बात करें तो समुद्री ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा भी क्या हो सकती है? मतलब क्या हो, कभी खत्म नहीं हो सकती है, नवीकरण संसाधन है। या बात क्या? भंडार सीमित है। सीमित का मतलब है कि अनवीकरण में क्या आएगा? कोयला आएगा। क्या आएगा? कोयला का भंडार क्या है? सीमित है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अगला ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ये बात आती है संसाधन का उपयोग करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बात आ जाती है क्या कि इसका अस्तित्व की बात आती है। तो अस्तित्व किस हिसाब पर डिपेंड करेगा कि उसकी उपयोगिता कितनी। जैसे कि बात करते हैं पेट्रोल और केरोसिन, तो केरोसिन का जो मूल्य है अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा है।
तो ये मतलब क्या, उसका अस्तित्व जो है जिसको बनाए रखता है उसका मेन रीज़न क्या है कि वो काम उपयोग में कितना आ रहा है। तो किस पे डिपेंड करता है, निर्भरता डिपेंड करती है उपयोगिता, किस चीज़ का उपयोग कितना हो रहा है। इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि वो संसाधन कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। हमारा 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का जो प्रस्ताव आया था वो 1968 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1968 ईस्वी में आया था। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। ये बात करते हैं, ये क्या होता है, सभी समुदाय के लोग इसमें आकर के बैठ सकते हैं, ठहर सकते हैं। अगर एक मंदिर की बात करें तो मंदिर की क्या कहलाएगा, एक, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये समुदाय के लोगों के लिए है। तो क्या होगा, ये सामुदायिक संसाधन, इसका इस्तेमाल जो किसी एक समुदाय के लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है और भी लोगों उपयोग इसके कर सकते हैं, बाहरी समुदाय के लोग भी। इसलिए क्या होगा, समुदाय से रिलेटेड है। तो क्या होगा, जो सार्वजनिक संस्थान पर बना मंदिर क्या है, एक सामुदायिक संसाधन, ना किसी राष्ट्र की संपत्ति है, ना कोई अजैब संसाधन है, ना फिर ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर्टी है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है लिमिट्स टू ग्रोथ। एक बुक है, लिमिट्स टू ग्रोथ की बुक किस वर्ष प्रकाशित हुई। लिमिट्स टू ग्रोथ बुक जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लिमिट्स टू ग्रोथ बुक जो लिखा गया था 1972 ईस्वी में लिखा गया था। इज दैट क्लियर? ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। ये सम्मेलन बेसिकली पृथ्वी से रिलेटेड, इसको हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। तो क्या होगा, इसको हम लोग अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी हाँ, लिखा हुआ 1992 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में हम लोग जानते हैं राजस्थान में पानी की कमी है। तो क्या हो सकता है, राजस्थान में जो है जल संसाधन की या जल ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जल ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि सौर ऊर्जा की कमी वहाँ पर नहीं है, पवन ऊर्जा की भी कमी नहीं है, पशु भी वहाँ पर अत्यधिक पाए जाते हैं, पशु का इस्तेमाल होता है, लेकिन जल के कमी के कारण वहाँ पर जल संसाधन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इस कथन के बारे में कहा था ई जिम्मरमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाए जाते हैं। तो क्या होगा, ई जिम्मरमैन। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। IPCC का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, जेनेवा में है। IPCC का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, IPCC का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है। और जेनेवा कहाँ है, जेनेवा बेसिकली कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में होता है। जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है। एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम के एक बुक की रचना की थी, जिनका नाम था E.F. सुमाकर। क्या नाम था, E.F. सुमाकर। इसको ऑप्शन में इसको हम लोग सुमशेर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या था, E.F. सुमाकर। ठीक है। कौन थे ये, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बुक की रचना की थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है। तो यह आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, इसको हम लोग सुमशेर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन की बात अगर करें तो क्योटो सम्मेलन को हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। कई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए थे। तो तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थे COP, इसको हम लोग COP के नाम से जानते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जानते हैं। जो तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था जो कि 1997 ईस्वी में हुए थे। दिसंबर 1997।
1997 ईस्वी में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसका मकसद ये था कि तापमान जो बढ़ रही है, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, इसको कम करना। क्या इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें क्या विभिन्न कई तरह के देश भाग लिए थे और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम लोगों को कार्बन उत्सर्जन इन सब चीज़ों को कम करना है, जिससे क्या तापमान की वृद्धि को रोका जा सके। ठीक है, COP3 इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? क्या कहा था? कि हमारे पास जो पेट है उसके भरने के लिए बहुत कुछ, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए, फिर हमारा बॉक्स भरने के लिए उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कही थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण की बात अगर करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के हुआ था, जिनमें विभिन्न तरह के देश भाग लिए थे और पर्यावरण संरक्षण संरक्षण करने के बारे में निर्णय लिया था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ था? स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। इसको हम लोग UNCED के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये प्रीवियस में ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। किसने कहा था? जिम्बरमैन नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने कहा था कि संसाधन जो होते हैं, संसाधन होते नहीं, उसको हम लोग को बनाना पड़ता, उपयोग में लाने के लिए उसको बनाना पड़ता है उस तरह से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉ एश किस प्रकार का संसाधन है? जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉ एश क्या होती है, इसका भंडारण निश्चित है। पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। लॉ एश जो है क्या है? एक तरह का अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन क्या? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे ही पूछा गया है। कौन सा सम्मेलन हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़े। क्या होता है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चन में। क्या है? कि अधिक सिंचाई होना ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? तो हम लोग पढ़े मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मरुस्थल मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। तो बच्चों ये हमारा पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार बनाएं और इसको याद करें और नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।